गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ जी, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था अपना? कौन से 21 में से कौन से कितने पॉइंट्स हो गए थे अपने? 5। हाँ, 4 हो गए थे पॉइंट्स अपने। 21 में से 4 पॉइंट हो गए थे। 5th पॉइंट से चालू करना है। पहला पॉइंट किसके लिए था? पेज नंबर बोलो। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स के लिए फिक्स्ड एसेट्स दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। ठीक है, तो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों के लिए पॉइंट्स हैं यहाँ पे, याद है? ठीक है, तो टेंजिबल की मेरे को क्या चाहिए? सारी की सारी लिस्ट कंपनी ने बना रखी है, टाइम टू टाइम वेरीफाई कर रखी कि नहीं कर रखी। ठीक है, कंपनी ने इंटेंजिबल एसेट्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं कि नहीं करे, वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, अगर कंपनी के नाम पे मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो किसके नाम पे है? ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या है, किसके नाम पे है, क्या वो कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर है, और क्या रीजंस है, और कब से उसके नाम पे है, क्या रीजंस है कि कंपनी के नाम पे नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन करवाया गया है और 10% से ज़्यादा अगर चेंजेस आए हैं तो उसका डिस्क्लोजर होगा, और अगर कंपनी के अगेंस्ट क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उसका भी डिस्क्लोजर किया जाएगा। सेकंड आता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, कंपनी करवाती है कि नहीं करवाती टाइम टू टाइम। ठीक है, और अगर कंपनी ने वर्किंग कैपिटल की लिमिट्स वगैरह ले रखी है, लोन वगैरह ले रखा है, तो 5 करोड़ के ऊपर है क्या? ओके, अगर 5 करोड़ के ऊपर वर्किंग कैपिटल लोन है तो उसका डिस्क्लोजर किया जाएगा। कंपनी वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है ना? हाँ, तो यही तो है, ये रहा वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। अरे ये क्या हुआ? अपने आप ही 8 बन गया, पेन लीक हो गया। अभी हुआ ना आप लोग के सामने? क्या रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग का यहाँ से कैसे पता चलेगा? अरे तो ये तो लिखा हुआ होता ही है इस पे हमेशा, जूम की रिकॉर्डिंग है। तो लाइव क्लास देखने के बाद रिकॉर्डिंग। हाय कोमल, गुड मॉर्निंग। हाय निश्चय, गुड मॉर्निंग। ऑन है ना रिकॉर्डिंग? ठीक है। हाँ जी, उसके बाद मैंने बताया कंपनी ने अगर क्या कर रखा है, ILGS कर रखा है। क्या कर रखा है? ILGS मतलब इन्वेस्टमेंट गारंटी, इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी। तो कंपनी ने अगर दे रखा है किसी पर्सन को, ठीक है, यहाँ पे आ रखा है, ठीक है, किसी पर्सन जो कि है कंपनी की सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट, तो उसका बैलेंस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अदर्स। ठीक है, उसके बाद अपन ने कंपनी ने लोन दे रखा है, तो लोन का क्या, कंपनी के प्रीजुडिशियल तो नहीं है, कंपनी के फायदे में तो है ना लोन और एडवांसेस देना, ILGS देना। कंपनी को टाइम टू टाइम पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि दैट कंपनी इज गेटिंग मनी टाइम टू टाइम। ऐसा तो नहीं है ना कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाँ, अगर कंपनी का जो पैसा है 90 दिन से ज़्यादा अगर ओवर ड्यू हो गया है तो उसके हम एक्शंस लेंगे, कंपनी एक्शंस लेगी कि भाई साहब ओवर ड्यू क्यों चल रहा है 90 दिन से ज़्यादा। ठीक है, और अगर उसके बाद अगर हमने लोन वगैरह दे रखा है किसी को और वो पैसा नहीं देना चाहता अभी, बट वो क्या करना चाहता है, रीन्यू करना चाहता है, ठीक है, एक्सटेंड करना चाहता है, ठीक है, या फिर फ्रेश लोन लेना चाहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, नहीं, F पॉइंट तो उसके लिए था कि विदाउट विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम लिमिट। ठीक है, अगर कुछ है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें लोन्स ग्रांटेड टू प्रमोटर, रिलेटेड पार्टीज, ये सब आ जाता है। मतलब हमने आपको लोन दे दिया, ना सिक्योरिटी के बेसिस पे, ना कुछ लिया ना कुछ दिया, ना कोई टाइम डिसाइड करा, और सीधे लोन दे दिया,
ये उसके लिए, समझ आ गया? ठीक है। प्रमोटर से हाँ, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है कि आप कोई ना कोई सिक्योरिटी तो लोगे ही, कोई भी बिना सिक्योरिटी के कोई काम करता ही नहीं है। कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। आप प्रूव कैसे करोगे फिर इसे? भाई आपने बैंक से आपने उसका चेक ले लिया, ये भी अनसिक्योर्ड लोन ही है। कुछ भी आपको लेना तो पड़ेगा ही, बिना ऐसे तो कोई लोन देता ही नहीं है वो तो, अदरवाइज इट विल बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। समझ आ गया? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हो गया था क्या? नहीं, फोर्थ हो गया था। क्या कर रखा है, अगर आपने ILGS कर रखा है तो ILGS जो भी होगा वो सेक्शन 185 और 186 के हिसाब से होगा, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। ओके। अच्छा, कंपनीज एक्ट में अभी चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को खत्म करने के बाद कौन सा चैप्टर बोला है? डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स चालू करेंगे और ये डिपॉजिट्स के अंदर ही समझ आएगा अपने को। ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये अपन डिपॉजिट से कनेक्ट करेंगे। समझ आ गया? The respect of deposit accepted by the company or amounts which are deemed to be deposits, whether the directives issued by RBI and the provision of section 73 and 76, ठीक है, are thereunder are applicable, have been complied with, if not, nature of such contravention be stated। मतलब ये बोलता है कंपनी ने अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखे हैं तो आपको RBI की गाइडलाइंस प्लस सेक्शन 73 से 76 और रूल्स मेड देयरअंडर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रखे, इफ़ नॉट, ठीक है, तो उस कंडीशन में कंपनी के ऊपर क्या क्या कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया है। सिंपल सी बात है। अब इस RBI के रूल्स क्या क्या हैं, वहाँ पे RBI के रेगुलेशंस क्या क्या हैं, सेक्शन 73 से 76 क्या है और उसके अंदर रूल्स क्या क्या हैं, इसकी डिटेल अपन डिपॉजिट्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है? इफ नॉट तो कॉन्ट्रावेंशन। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट बाय द कंपनी, कंपनी ने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा है और अमाउंट्स विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट्स, या फिर जो भी अमाउंट आपने सोचे हैं कि ये डीम्ड करे हैं जैसे डिपॉजिट्स के, जैसे डायरेक्टिव्स इशूड बाय RBI के जो डायरेक्टिव्स थे वो, प्रोविजन ऑफ 73 से 76 वो, और जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के वो, और रूल्स जो भी है वो आपने कंप्लाई विद करे हैं कि नहीं करे। इफ नॉट, द नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन बी स्टेटेड। क्या कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, कहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करे गए हैं। जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ। जो डिपॉजिट्स हैं उसके लिए कंडीशन दे रखी है, 6 कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। 6 तरीके की कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, जिसमें सिर्फ एक कंपनी है जो पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकती है, और उसके अलावा बाकी सारी की सारी कंपनी सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है। वापस रिपीट करता हूँ, 6 कंडीशन है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के। एज पर सेक्शन 73 देयर आर 6 कंडीशंस टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ओके, कितनी कंडीशन है? 6। कौन कौन सी कंपनीज एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स? वो ये है, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज, ठीक है, फिर आता है प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज, फिर आता है IFSC पब्लिक कंपनीज, ठीक है, और एक आती है नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज। एलिजिबल ये आ गया, एलिजिबल पब्लिक IFSC कंपनीज, और एक आता है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज। अब ये सब लोग क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 73 डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी। और एलिजिबल बनने के लिए उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और उसका टर्नओवर 500 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, तब वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनेगी। तो वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। पब्लिक मतलब पब्लिक एट लार्ज से, ठीक है, अदर देन मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब वो पब्लिक से क्या कर सकती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अदरवाइज वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और बाकी बची हुई जो कंपनीज है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, ठीक है, IFSC पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल प्राइवेट कंपनी, ये कभी भी क्या नहीं कर सकती, ठीक है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ये सिर्फ क्या कर सकती है? मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है।
उसकी भी लिमिट है 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक की। इनका जो डिपॉजिट है, ठीक है, वो मिनिमम 3 महीने का होगा और मैक्सिमम ये जो डिपॉजिट्स हैं, मिनिमम वैसे तो 6 महीने का होता है डिपॉजिट, बट अगर और अर्ली डिपॉजिट है, शॉर्ट डिपॉजिट रखना है तो 3 महीने का हो सकता है। और इनका जो मैक्सिमम लिमिट ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 36 मंथ्स का। अगर कंपनी ने इससे ज़्यादा डिले किया तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया। इन कंपनीज ने जो इस लिमिट को फॉलो नहीं करा तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया। समझ आ गया? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं वो आरबीआई के डायरेक्शंस के हिसाब से करे जा रहे हैं या सेक्शन 73 से 76 या कंपनीज एक्ट के अदर प्रोविजंस या रूल्स मेड देयर अंडर के हिसाब से हो। अगर नहीं है तो कॉन्ट्रावेंशन होगा, पेनल्टी लग जाएगी। समझ आ गया? तो ऑडिटर को यहाँ पे चेक करना है कि डिपॉजिट एक्सेप्टेंस जो हुई है वो गड़बड़ तो नहीं हुई है। समझ आ गया भाई? मैं चेक करूंगा डिपॉजिट्स के बारे में। बोलो कोई डाउट है क्या इसमें? तो यहाँ तक कितने पॉइंट्स हो गए? 5। पहला किससे रिलेटेड था? फिक्स्ड एसेट से। दूसरा इन्वेंट्रीज और वर्किंग कैपिटल। तीसरा आईएलजीएस। चौथा आईएलजीएस के लिए था, मगर आईएलजीएस के लिए 185 और 186 सेक्शन की कंडीशंस आ गई। और पांचवा कौन सा आया? डिपॉजिट्स आ गया। समझ आ गया? पांचवा आ गया डिपॉजिट्स के लिए। कोई डाउट है किसी को? कॉन्ट्रावेंशंस का मतलब रूल्स को तोड़ना, मतलब सेक्शन 73 से 76 या फिर आरबीआई के जो कंडीशंस थी, आरबीआई की रूल्स, ठीक है, रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, उसको कंप्लाई विद नहीं करा, फॉलो नहीं करा, उसको कहते हैं कॉन्ट्रावेंशन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ, ये तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट आता है whether maintenance of cost records has been specified by central government under subsection 1 of 148 subsection 1 of the Companies Act and whether such records have been made and maintained। देखो ये बोलता है कि भाई बहुत आसान सा है टॉपिक। ये बोलता है कि 148 के अंदर सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 के हिसाब से हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कंपनी को क्या मेंटेन करने हैं? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल, लेबर, ठीक है, एंड अदर आइटम्स, जिसको अपन ओवरहेड कहते हैं। तो कंपनी को इनके क्या करने हैं? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। बरोबर? कॉस्टिंग में देखा ही होगा आपने, मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स, ठीक है, ओवरहेड्स, यही तो चैप्टर्स हैं आपके कॉस्टिंग के शुरुआती। मटेरियल, लेबर, अदर और ओवरहेड्स, ये तो 3 मेन चैप्टर हो जाते हैं आपके। तो बेसिकली क्या है, अगर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आपको कि भाई तुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं 148 सबसेक्शन 1 के अंदर, आपने कुछ एलिजिबल कंडीशंस को पूरा किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बोला कि भाई कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, आपने मेंटेन करे कि नहीं करे? बस आपने मेंटेन करे कि नहीं करे? तो यहाँ पे अपने को चेकआउट करना है ऑडिटर को कि आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करे कि नहीं करे। ये रहा, ये मिल गया कॉस्ट ऑडिट, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मिल गया कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन दिख गया 148, ठीक है, पेज नंबर 56 पे, मतलब ये कारों के खत्म होते ही यही चालू हो जाएगा, लास्ट टॉपिक यही है चैप्टर का। ओके, हाँ, मतलब इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स है वो, मतलब वो कोई पनिशमेंट से, बट मेन यही टॉपिक बचेगा। समझ आया? द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर, ये लाइन देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एंगेज्ड इन production of goods and providing such services as may be prescribed direct the particulars relating to utilization of material, labor and other items of cost। समझ आ गया? यही बोला था ना मैंने, मटेरियल, लेबर और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट, मतलब ओवरहेड, इनके अकाउंट्स मेंटेन करने,
वी प्रेस्क्राइब शैल बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट बाय दैट क्लास ऑफ कंपनीज। मतलब वो जो क्लास ऑफ कंपनीज जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी उसके अंदर उसे, ठीक है, मटीरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट को इंक्लूड करना होगा। आ गया समझ में? ठीक है भाई, तो ये जो दे रखा है, और एप्लीकेबिलिटी ये आ गई, कौन सी कंपनीज है वो रूल्स के अंदर दे रखा है, ठीक है, जिनका टर्नओवर कितना है 35 करोड़ 35 करोड़। समझ आ गया? बोलो। ठीक है, और कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने किसमें? CRA 1 के हिसाब से। ठीक है, चलो लेट्स, अच्छा ये भी आ गया, यहाँ पे भी रेफरेंस दे दिया उसका। एज पर क्लॉज 6 टू पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2016। तो पैराग्राफ क्लॉज 6 आ गया ना, क्लॉज 6, द ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय CG वेदर सच अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड और नॉट। आ गया क्या समझ में? बोलो भाई, अब तो क्लियर है? ठीक है, दोनों में कनेक्शन बैठा दिया, दोनों को रिलेट कर दिया। पेज नंबर बताओ, 45 ना? ठीक है, पहला पॉइंट किससे रिलेटेड था? पहला पॉइंट था फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के दो पार्ट थे, टेंजिबल इंटेंजिबल। सेकंड इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल। तीसरा ILGS। चौथा भी ILGS 185 186। पांचवा डिपॉजिट सेक्शन 73 से 76। ठीक है, और छठा कॉस्ट रिकॉर्ड सेक्शन 148। ठीक है, 148 सब सेक्शन 1 के हिसाब से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन जिन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए बोला वो मेंटेन करा है कि नहीं करा। समझ आ गया? 6 बातें। सातवीं बात पे चले। ठीक है, अब ये सातवीं बात बड़ी फर्जी सी बात है, मतलब बच्चे को समझ आ जाएगा ये पढ़ते ही। वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन depositing undisputed statutory dues including GST, provident fund, employee state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess or any other statutory dues to the appropriate authorities। समझ आया क्या? बोलो भाई। इनकी जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उन सबको ये सारी चीज़ें जमा हो रही है कि नहीं हो रही? सिंपल, मतलब कंपनी ने जीएसटी अथॉरिटी को जमा करा दिया गया, प्रोविडेंट फंड कलेक्टेड प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी को, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो एम्प्लॉयज़ का कलेक्ट किया वो एम्प्लॉयज़ को, वो स्टेट इंश्योरेंस को, इनकम टैक्स जमा करा रही है कि नहीं करा रही, सेल्स टैक्स अब होता नहीं है, सर्विस टैक्स अब होता नहीं है, ड्यूटी ऑफ कस्टम होता है, ड्यूटी ऑफ एक्साइज भी सिर्फ सेलेक्टेड कंपनीज के ऊपर ही होता है, वैट होता नहीं है। ठीक है, सेस एंड अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगर नहीं करा रही। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ अरियर्स कब से आउटस्टैंडिंग चल रहा है भाई, कंपनी करा रही है कि नहीं करा रही? ऑडिट रिपोर्ट करेगा, यस कंपनी करा रही है, ऑडिटर की रिपोर्ट जा रही है, यस कंपनी अपने सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लियर कर रखी है। ठीक है, नहीं कंपनी ने अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज जमा नहीं करा रखे, तो दैट इज माय आंसर नहीं। तो अब आंसर आएगा कब से नहीं करा रखे भाई, ये भी बता दे भाई। तो ये बता रहा है कि स्टैट्यूटरी ड्यूज जमा नहीं कराए, तो ये भी बता दे कब से जमा नहीं कराए। तो ये बोलता है, ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ द अरियर्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर concerned for a period of more than 6 months from the date they have become payable shall be indicated। सिंपल, अगर 6 महीने से ज़्यादा ड्यू हैं तो इंडिकेट करना पड़ेगा। समझ आ गया? अगर वो 6 महीने से ज़्यादा ड्यू हैं तो इंडिकेट करना पड़ेगा। समझ आ गया? आसान था ये, तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब ये बोलता है वेयर स्टैट्यूटरी ड्यूज इन रेफर्ड इन क्लॉज ए, ऊपर वाले में जो स्टैट्यूटरी ड्यूज दे रखे ना, हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग लेट्स से रिगार्डिंग और इनकम टैक्स कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई केस वेस चल रहा है, देन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द एंड द फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग शैल बी मेंशन। जैसे वोडाफोन आइडिया था, वोडाफोन था, अब वोडाफोन जब इंडिया में आया था तो उसके ऊपर कुछ, ठीक है, 12,800 करोड़ के आसपास का, 13,000 करोड़ के आसपास का टैक्स ड्यू चल रहा था, इनकम टैक्स ड्यू चल रहा था उसके ऊपर। तो अगर वो डिस्प्यूट सॉल्व होने में 3-4 साल लग गए, वो डिस्प्यूट सॉल्व होने में 3-4 साल लग गए। ओके, वोडाफोन आइडिया तब आया था इंडिया में
जब मैं 12th क्लास में था, और उसका डिस्प्यूट सॉल्व होते होते फाइनल जो फाइनल डिसीजन आया था वो तब आया था, शायद तब आया था जहाँ तक मुझे याद है, ये फाइनल के टाइम पे। ठीक है, 7 साल थोड़ी लगते हैं। मैं तो सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था मैं, 4 साल मान लो, 4 या खींच के 5, तब जाके फाइनल डिसीजन आया था, या शायद तब भी केस ही चल रहा था, ऐसा कुछ था, मतलब ऐसे ही कुछ ड्यूरेशन था, 4-5 साल लगे थे फाइनल डिसीजन आने में। ठीक है, मतलब वो आया, ठीक है, वहाँ से इंडिया में आया, उसके बाद इनकम टैक्स ने पैसे मांगे, फिर सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, फिर हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने बोल दिया नहीं वोडाफोन को कोई पैसे नहीं देने, क्योंकि वोडाफोन और हच दोनों बाहर की कंपनी है, दोनों ने जो 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 डिसीजन लिया है वो बाहर किया है, तो इसको पैसे नहीं, हाई कोर्ट ने बोला पैसे देने हैं, हाई कोर्ट ने कहा पैसे देने हैं, ठीक है, 12,800 करोड़ फटाफट से जमा कराओ, ठीक है, वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया चली गई कहाँ पे, वोडाफोन चली गई किस पे पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट बोलती है ये लाइन कि भाई अच्छा दोनों कंपनीज बाहर की है, दोनों ही बाहर की है, दोनों ने डिसीजन बाहर लिया, इंडिया में लिया नहीं है, तो इंडिया में वो जो खरीदने बेचने का जो TDS लगता है वो देने की जरूरत नहीं है। इट वॉज केस ऑफ TDS। ठीक है, अब ये केस हो गया कहाँ पे, ये केस हो गया कि भाई साहब पैसे देने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आए। क्या लेके आए, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आए, और इस लॉ को पहले से ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी कैंसिल करवा दिया। बस सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देखो लॉ में तो लिखा हुआ ही नहीं ऐसा, उसके बाद अच्छा रुको जरा, ठीक है, अभी लिखता है, फिर ऐसा गए अमेंडमेंट पास किया, उधर लॉ में लिखा, सुप्रीम कोर्ट देखो लिखा, हाँ हाँ लिखा है, पैसे दो, आप तो देने पड़ेंगे 13,000 करोड़ के आसपास। समझ आया क्या, और नहीं तो क्या, वो 13,000 करोड़ छोड़ेंगे क्या यार, कोई कोई अच्छा कोई 150-200 करोड़ होता तो फिर भी एक बार सोच लेते, 13,000 करोड़। अच्छा गलती इसमें क्या है, वोडाफोन था पागल, हज को पैसे देने थे, TDS काट के देने चाहिए थे, हज को पूरे पैसे दे दिए बिना TDS काटे, गलती इसकी है ना वोडाफोन की, भाई पैसे हज को जमा कराने थे, हज तो जमा कराएगा नहीं, भाई मेरे को अगर आपको सैलरी देनी है तो मेरे को TDS काट के पैसा देना चाहिए आपको 194 सेक्शन के हिसाब से। अब मैं भाई साहब आपको बिना TDS काटे पैसे दे रहा हूँ पूरे, इनकम टैक्स विल बी लाइक भाई साहब क्या आपकी जिम्मेदारी है, आप हमारे एजेंट हो इकोनॉमिक, आपको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप ही TDS हमें जमा कराओगे, आप ही इसका पैसा इसका टैक्स का पैसा आप जमा कराओगे, आपने नहीं करवाया अगर जमा, अब आप दो, एडिशनल दो, समझ आया क्या, ठीक है, और एडिशनल ये लगेगा कि इसकी सैलरी बढ़ गई, उसके हिसाब से दो, अब ये चक्कर हो जाते हैं, समझ आया। तो अगर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट कितना का है और कहाँ चल रहा है, समझ आ गया क्या। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, ठीक है, GST ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, कहाँ चल रहा है, ठीक है। 7 पॉइंट हो गए। Where any transaction not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act? If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts during the year? अगर कोई ट्रांजैक्शंस ऐसे थे जो लास्ट ईयर तक नहीं थे, लास्ट ईयर के ट्रांजैक्शंस इस साल आपने सरेंडर किए हैं या डिस्क्लोज करे हैं इनकम में, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर तक अनरिकॉर्डेड थे और इस साल रिकॉर्ड हुए हैं, तो उसके बारे में रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि ये इनकम तो पुराने सालों की है बट कंपनी ने इसे अभी डिस्क्लोज किया है। आ गया समझ में, ठीक है, 8 पॉइंट तक समझ आ गया। Where the company has defaulted repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereupon to any lender, if yes, the period and the amount of default reported in the format below. अब यहाँ पे 9th में गलती किसकी है, कंपनी की, और कंपनी ने यहाँ पे क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, लोन या बोरिंग्स, क्या कहते हैं इसे अपन, लोन्स एंड बोरिंग्स।
तो एसेट होती है लोन्स एंड एडवांसेस और लाइबिलिटी होती है लोन्स एंड बोरिंग्स। तो कंपनी ने यहाँ पे लोन दे रखा है और लोन ले रखा है और कंपनी ने यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह लोन वगैरह चुकाया नहीं है, तो उसके रेट इस फॉर्मेट में टेबल देनी पड़ेगी। नेचर ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज़, तो नेचर ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज़ का मतलब बैंक लोन हो गया नेचर ऑफ बोरिंग्स, ठीक है। डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, आगे समझ में, ये सब आ गया इसके अंदर। नेम ऑफ द लेंडर, अब देखो यार सिर्फ ये लेंडर वाइज डिटेल्स प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट्स टू बैंक, एफआईज एंड गवर्नमेंट, इन्हीं का नाम आ सकता है। अब भाई डिबेंचर होल्डर्स हमारे पास, ठीक है, तो 1.5 लाख डिबेंचर होल्डर्स हैं, नाम दे दो इनका, दे दो हिम्मत है ऑडिटर 2-3 साल लग जाएंगे ये सब करने में, तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा, सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स लिखा जाएगा। तो इसलिए इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, हालांकि स्पेसिफाई नहीं भी करते तो ये तो हमें पता था, ठीक है, कि यही होगा, ठीक है। तो लेंडर वाइज डिटेल्स आएगी जिसमें बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट का ही नाम आएगा। अमाउंट नॉट पेड ड्यू डेट, ठीक है, अमाउंट नॉट पेड ड्यू डेट पे कितना नहीं दिया, मान लो 20 करोड़ रुपए पे नहीं करे। इंटरेस्ट है कि प्रिंसिपल है, 19 करोड़ का प्रिंसिपल है, 1 करोड़ का इंटरेस्ट है। नंबर ऑफ डिलेज, डेट डिलेज या अनपेड 93 डेज का। रिमार्क्स इफ एनी, नहीं, समझ आ गया क्या कुछ अगर करना है रिमार्क्स, ठीक है। कंपनी के बैंक में 200 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, पता नहीं क्यों पैसा क्यों नहीं दे रही, वॉट एवर द केस में भी, समझ आ गया, जल्दी बताओ। तो कितने पॉइंट्स हो गए, बट 9 का बी बचा है, एफ तक है क्या। Where the company is declared willful defaulter by any bank, financial institution or other lender, कंपनी को willful defaulter तो नहीं बोल दिया, जैसे कि रिलायंस, अनिल अंबानी वाली, समझ आ गया, यस और नो, वो था ना अपना, नीरव मोदी था ना, नीरव मोदी की गीतांजलि थी शायद, आई थिंक इसकी कंपनी का नाम था गीतांजलि, हाँ हाँ गीतांजलि ज्वेलर्स, हाँ हाँ गीतांजलि ज्वेलर्स था, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की, हाँ। तो ये विलफुल डिफॉल्टर बन गई ना, आया समझ में, समझ गए। तो कंपनी का विलफुल डिफॉल्टर है, हाँ। Where term loans were obtained for the purpose for which loans were obtained, if not, the amount of loans so diverted and the purpose for which it is used may be reported. ये बोलता है अगर कंपनी ने टर्म लोन लिए हैं, क्या लिए हैं, टर्म लोन लिए हैं। अब ये टर्म लोन दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब देखो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं अपन फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए, और शॉर्ट टर्म लोन क्यों लिया जाता है, वर्किंग कैपिटल के लिए, बरोबर। आप क्या बोले, अच्छा रूटीन वर्क, ओके ओके। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपने पैसा लिया, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो कंपैरेटिवली हाई होता है, और इसका इंटरेस्ट रेट क्योंकि अमाउंट भी ज़्यादा होता है, इसका इंटरेस्ट रेट लो होता है। अगर कंपनी ने टर्म लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन को अगर कंपनी यूज़ करती है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। तो ऑडिटर को रिपोर्ट तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा कि ऑडिटर बोलेगा कि भाई साहब तुमने टर्म लोन लिया है इस पर्टिकुलर काम के लिए, बट तुम उसको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट करेगा कि कंपनी ने टर्म लोन लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाइड कर दिया टर्म लोन को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया
तो अमाउंट कहाँ पे तुमने डाइवर्ट करा है? जैसे कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी को प्रोजेक्ट खरीदना है, कोई प्रोजेक्ट खरीदना है, कोई कंपनी खरीदनी है, या जैसे अभी इसने 6000 करोड़ का लोन लिया, लेट्स से अडानी ने 6000 करोड़ का आपके सामने अभी लोन लिया है। अब वो लोन अभी तक अडानी ने यूज़ नहीं करा। मान लो कंपनी ने, अडानी ने क्या किया, 3000 करोड़ ही यूज़ करे अभी तक उस कंपनी के एक्वायर करने में, 3000 करोड़ ही दिए हैं अभी तक, पूरा पैसा नहीं दिया क्योंकि पूरे राइट्स नहीं है अभी तक उसके पास। तो फॉर द टाइम बिंग उसने क्या किया, 3000 करोड़ जो फ्री पड़े थे उस 3000 करोड़ को कहीं इन्वेस्ट कर दिए, लेट्स से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कुछ भी, ताकि एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम आती रहे। क्योंकि उसने इंटरेस्ट पे लोन लिया है, इंटरेस्ट उसका लगता जा रहा है, तो उसने कहीं एफडी वेफडी कुछ भी करा दिया, कोई भी एनी टेम्परेरी अमाउंट, ठीक है, एनी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट करेगा कि देखो ये 3000 करोड़ अभी यूज़ हो गए हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए लिए थे, अभी 3000 करोड़ का यूटिलाइजेशन बाकी चल रहा है। समझ आ गया? डन? ठीक है, समझ गए ना? ठीक है। वेदर फंड्स रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, इफ यस नेचर ऑफ अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। भाई शॉर्ट टर्म के लिए ले लिया और लॉन्ग टर्म में यूज कर लिया, ये गलत है। लॉन्ग टर्म में लेके शॉर्ट टर्म में यूज कर लिया तो इतना गलत नहीं है, क्योंकि वो सही है। भाई आज ऐसे एग्जांपल देता हूं मैंने क्या कहा आपको रोड बनानी है, ब्रिज बनाना है, या फिर आपको टोल रोड बनानी है। तो टोल रोड बनाने के लिए कंपनी को चाहिए था 200 करोड़, कंपनी ने 200 करोड़ उधार लिए, 50 करोड़ ऊपर से ले लिए कंपनी ने, 250 करोड़ उधार लिए। अब कंपनी उसे प्रोजेक्ट भी बना रही है और स्टार्टिंग के पहले दूसरे साल का खर्चा भी निकाल रही है, क्योंकि पहले दूसरे साल खर्चे निकल नहीं रहे। समझ आया क्या? तो पहले दूसरे साल के खर्चे निकल जाए, नॉर्मल कंपनी के मेंटेनेंस के खर्चे निकल जाए, इसलिए भी कंपनी को टर्म लोन को यूज कर रही है। तो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर चलेगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया कंपनी ने, बोले 3 महीने के लिए पैसा दे दो, बस 6 महीने के लिए पैसा ले लो। और 6 महीने के लिए पैसा लेके भाई साहब कंपनी ने क्या किया, ठीक है, कंपनी ने फिक्स्ड एसेट खरीद ली। क्यों? डिस्क्लोज करो। समझ आया क्या? Whether fund raised on short term basis have been utilized for long term purpose, if yes, nature and amount to be indicated। आई बात समझ में? डन है ना? ई पॉइंट बोलता है whether the company has taken funds from any entity or person on account of or to meet the obligation of its subsidiary, associate, joint venture, if so details thereof with nature of such transactions and the amount in each case। ये बोलता है whether the company has taken any funds from any entity or persons on account or to meet the obligations of its subsidiaries, associate, joint venture, ठीक है, if so details thereof and nature of transaction, the amount involved। मतलब कहीं से उधार लिया है, किसके लिए? सब्सिडरी के लिए, ठीक है, एसोसिएट के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए। जैसे सब्सिडरी कंपनी को मना कर दिया, लोन नहीं मिल रहा, या फिर लेट से मेरे को जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करना है, जैसे टाटा स्टारबक्स। अब टाटा स्टारबक्स कंपनी तो बना ली उन्होंने, बट टाटा के पास पैसे नहीं थे उसमें, तो उन्होंने क्या किया, टाटा ने अपने किसी दूसरी कंपनी से, टाटा सन से उधार लेके टाटा उसमें डाल दिए, ठीक है, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में। समझ आया क्या? तो क्या करें? आ गया समझ में? क्लियर हो गया? डिस्क्लोज करेंगे अपन तो, कोई दिक्कत? बोलो भाई। Where the company has raised loans during the year on the pledge of securities of its subsidiary, joint venture, associate, if so give details thereof, also report if the company has defaulted in repayment of such loans। ये बोलता है कंपनी ने अब इस बार सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट के शेयर्स गिरवी रखवा के लोन लिया है, मतलब इन्हीं के शेयर्स गिरवी रखवाया लोन ले लिया। अगर ऐसा हुआ है तो रिपोर्ट जाएगी इसकी। समझ आ गया क्या? अगर ऐसा हुआ है तो क्या जाएगी इसकी? रिपोर्ट जाएगी। समझ आ गया? कोई डाउट है तो जल्दी से बोल दो। हाँ जी, क्लियर है क्या? हाँ, डन, पॉइंट हो गया पूरा? कोई डाउट पूछना चाहता है? आ गया अच्छे से सारे पॉइंट समझ में? तो अपन ने देखा कंपनी ने क्या किया है, सबसे पहले तो लोन लिया है, लोन देने में दिक्कत कर दी कंपनी ने। तो पहले क्या बोलता है, अगर कंपनी ने लोन देने में डिफॉल्ट कर दिया तो पूरी लिस्ट जाएगी इसकी, ठीक है। दूसरा है कंपनी का विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है, मैं तो ऑडिटर, मेरे को मतलब नहीं है, विलफुल डिफॉल्टर है तो मैं हाँ करूंगा, नहीं है तो मना कर दूंगा, खत्म बात, ठीक है। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने जिस पर्पस के लिए लोन लिया कहीं दूसरे के डाइवर्ट तो नहीं कर दिया, कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन लिया, लॉन्ग टर्म में तो यूज नहीं कर लिया, ठीक है। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर के लिए फंड्स लिए हैं क्या, तो उसको इंडिकेट करना पड़ेगा, या कंपनी ने उधारी ली है, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी
ये ऐसा इनके शेयर्स को गिरवी रखे, तो उसकी भी डिटेल्स बतानी पड़ेगी। समझ आ गया? ठीक है भाई, कोई डाउट? अब ये बोलता है कि भाई साहब कंपनी ने शेयर्स इशू करे इस बार, ऊपर तो बोरिंग सी, इस बार क्या है 10th पॉइंट में आते हैं शेयर्स। कंपनी ने शेयर वेयर इशू करे इस बार, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करने भी चाहिए। कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, कंपनी को शेयर्स इशू करने भी चाहिए। तो कंपनी ने अगर शेयर्स इशू करे, इमेजिन करो व्हाट कंपनी हैज डन। कंपनी ने अगर शेयर्स इशू करे हैं तो जिस काम के लिए पैसे लिए थे उसी में यूटिलाइज कर रहे हैं, कंपनी कहीं पे भी यूटिलाइज कर रही है। देख लेते हैं। वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ आईपीओ और एफपीओ इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब डिवेंचर का भी आईपीओ हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज रेज्ड, इफ नॉट द डिटेल्स टुगेदर विद द डिलेज। आगे समझ में? एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन। क्लियर? आसान था, सेम था भाई। ऊपर वाले पॉइंट में लोन्स को, बोरिंग्स को हटा के शेयर्स लिख दिया, आईपीओ एफपीओ लिख दिया। समझ आ गया ना? वेयर द कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो ऊपर तो था आईपीओ, पब्लिक में ऑफर किया, एफपीओ पब्लिक में ऑफर किया, यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज लाइक प्रेफरेंस देना दूसरों को, जैसे कि राइट इशू। ठीक है, नहीं बोनस इशू तो फ्री में होता है, पैसे नहीं आते उसमें तो। ठीक है, राइट इशू हो गया, या कंपनी ने लिमिटेड लोगों को शेयर्स ऑफर कर दिए, ये प्राइवेट प्लेसमेंट, या कंपनी ने सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनीज को या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ही क्या किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट शेयर्स दिए, QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब लिमिटेड लोगों को शेयर्स दिए। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ 42 and 62 ऑफ द एक्ट आर कंप्लाइड विद एंड द फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच फंड्स वर रेज्ड। समझ आ गया क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा, 42 और 62 को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो 10th पॉइंट बोलता है शेयर इशू करें, डिवेंचर इशू करें। ए पॉइंट बोलता है आईपीओ एफपीओ या पब्लिक में इशू करें, कुछ भी तरीके से डिवेंचर्स भी हो। तो आपने जो फंड्स आए हैं आपके पास वो यूटिलाइज कर लिए। दूसरा बोलता है अगर आपने आईपीओ नहीं लेके आना, एफपीओ नहीं लेके आना, मगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, प्रेफरेंशियल इशू करना है, ठीक है, या डिवेंचर्स का हो चाहे इक्विटी शेयर्स का हो, तो सेक्शन 42 और 62 को फॉलो करा है कि नहीं करा, पहली बात तो ये है। और दूसरा फंड्स जहां बोले गए थे उसको वहीं पे यूज करा है कि कहीं और यूज कर दिया। सिंपल। बोलो भाई। हाँ, इस प्रेफरेंशियल इशू में हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट का ही पार्ट है, प्रेफरेंशियल इशू का ही पार्ट है वो। पब्लिक इशू तो है नहीं वो भाई। इट कैन बी इधर पब्लिक इशू, इट कैन बी इधर प्राइवेट प्लेसमेंट। So if it is not public issue, it will be a private placement. Simple. समझ आ गया? दस पॉइंट हो गए। कोई डाउट है किसी को? विलफुल डिफॉल्टर वापस बता दो क्या होता है। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था गीतांजलि ज्वेलर्स का, वो पैसे देना ही नहीं चाहते थे। विलफुल डिफॉल्टर मतलब विलफुल मतलब अपनी इच्छा से, डिफॉल्टर मतलब डिफॉल्टर तो जो पैसे नहीं देता बैंक को, वो होता है विलफुल डिफॉल्टर। ठीक है, मतलब जैसे अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती तो वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं कहलाती। बट यहाँ इस केस में तो कंपनी सॉल्वेंट थी, पैसा था, मगर धोखा देना चाहती थी, इसलिए इसको विलफुल डिफॉल्टर बोला गया। समझ आ गया? एक सेकेंड, और किसी का बस भी मैसेज आया है, जो एक्सेप्ट कर ले कि मैं पैसा नहीं दूंगा। हाँ, मतलब एक्सेप्ट करे नहीं करे, बस पैसा नहीं दे रहा भाई एक्सेप्ट नहीं भी करते, ठीक है, तो भी पैसा नहीं दे रही कंपनी, पैसा होते हुए भी है, ठीक है। तो whether any fraud by the company or fraud on the company has been noticed and reported during the year, if yes, the nature and the amount involved to be indicated। कंपनी ने फ्रॉड किया या कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ, आपको बताना पड़ेगा। सिंपल है। अब आगे लिखा है वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 12 और 143 of the Companies Act has been filed by the auditor in ADD 4 as prescribed under Rule 13 of the Companies Rules with the central government। अब याद है क्या रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड मैंने बताया था आपको? ऑडिटर को जैसे ही पता लगता है कि कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो 1 करोड़ के ऊपर का, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा, और 1 करोड़ से नीचे का होता है तो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को बताएगा। समझ आ गया? तो वेदर एनी रिपोर्ट जो 143 सबसेक्शन 12 में देनी थी, क्या ऑडिटर ने फाइल करी कि
नहीं करी। समझ आ गया? सिंपल है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है, कंपनी ने फ्रॉड किया है, ऑडिटर को जो रिपोर्ट करनी थी क्या ऑडिटर ने रिपोर्ट करी है। तीसरा है whether the auditor has considered whistleblower complaints if any received during the year। अब आता है विसल ब्लोअर क्या है। सुनो सुनो, विसल ब्लोअर क्या है, विसल ब्लोअर पॉलिसी होती है कंपनी की। विसल ब्लोअर मतलब सीटी बजाना, विसल ब्लोअर सिंपल। चलो अब विसल ब्लोअर क्या है, विसल ब्लोअर का मतलब है सीटी क्यों बजाता है कोई किसी चीज के ऊपर आवाज उठाने के लिए, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला ऐसे करता ना फुस फुस फुस, तो क्या करता, अरे रुक जा भाई, या ऐसे इंडिकेट करने के लिए आवाज उठा रहा है वो। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर विसल ब्लोअर पॉलिसी का मतलब इसको विजिल मैकेनिज्म भी कहा जाता है। टेक्निकली आजकल इसे विसल ब्लोअर ना बोल के अपन क्या बोलते हैं, विजिल मैकेनिज्म। ओके, हाँ विजिल मैकेनिज्म, VIGIL, विजिल मैकेनिज्म। ओके, तो इसको विजिल मैकेनिज्म भी बोला जाता है आजकल। कंपनी की पॉलिसी होती है ये। इसका मतलब होता है कंपनी ने एक पॉलिसी बना रखी है, ओपन डोर्स कर रखे हैं सबके लिए, जहां पे कंपनी को कोई किसी भी पर्सन को कोई फ्रॉड होता हुआ नजर आया तो वो इमीडिएटली ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन है, ठीक है, वहां पे डायरेक्टली क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, या जो भी कंप्लेंट बॉक्स है या जो भी आपने कंपनी ने, ठीक है, जो भी ओम्बुड्समैन बना रखा है जो कंप्लेंट को सुनेगा, वहां जाके क्या कर सकता है, डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल कर सकता है। समझ आ गया? कोई भी पर्सन, कंपनी का एम्प्लॉई, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर, कोई भी एग्जीक्यूटिव, कोई भी मैनेजर, एवरीबडी कैन डू दिस। समझ आ गया? ठीक है, तो जाके रिपोर्ट कर सकता है। तो ये बोल रहा है ऑडिटर हैज कंसिडर विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स, अगर विसल ब्लोअर की कोई कंप्लेंट आई तो ऑडिटर उसको कंसिडर करेगा इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। समझ आ गया? बोलो भाई। चलो लास्ट 12 देखते हैं, निधि और निधि कंपनीज का। whether the निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद द नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो। नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो होता है 1:20, मतलब 1 रुपये मेरा 20 रुपये मैं पब्लिक से ले सकता हूँ। तो निधि कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए अगर मैं लगाता हूँ तो हम लोग 20 लाख रुपए तक पब्लिक से ले सकते हैं। whether the निधि इज मेंटेनिंग 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स टू मीट आउट द लाइबिलिटी। कम से कम जितना ही पैसा है, जैसे 20 लाख रुपए है, ठीक है, तो उसका 10% 2 लाख रुपए तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, हमें रखना पड़ेगा अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है, एनकम्बरेंसेस का मतलब होता है चार्जेस, और अनइनकम्बर्ड मतलब विदाउट चार्जेस। मतलब बोले तो एक तरीके से आपने कोई इसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं कर रखा, मतलब ये कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए ना? अरे भाई आपने एफडी करा रखी है बैंक ने, तो उसके एफडी के ऊपर लोन थोड़ी ले रखा है कोई, तो बस यही बोल रहा है कि उसके ऊपर कोई लोन वोन नहीं होना चाहिए, अनइनकम्बर्ड होना चाहिए। भाई कोई भी बैंक आराम से एफडी के ऊपर लोन देता है आपको। एफडी ले रखा है किसी ने इंसान ने, तो उसको बैंक बोलता है कि ठीक है भाई क्रेडिट कार्ड लेना है ले ले। इस तरीके की चीज़ें होती है, इस तरीके की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, बैंक बताता है। बैंक सिक्योर्ड है ना, पैसा आपका जमा है ही, तो इसलिए बैंक बोलता है कि अगर भाई तुम्हें चाहिए तो आपको एफडी के बेसिस पे पैसा दे सकते हैं, बरोबर? ठीक है, तो ये वैसा नहीं होना चाहिए, अनइनकम्बर्ड होना चाहिए। वेदर देयर हैज़ बीन एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स या रीपेमेंट, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स दी जाएगी। अगर कोई इंटरेस्ट देने में मेंबर को डिफ़ॉल्ट कर दिया, अगर किसी को पेमेंट देने में डिफ़ॉल्ट कर दिया, कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी भी रिपोर्ट जाएगी ही जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ये 12 पॉइंट्स में किसको डाउट है? एक काम करते हैं, छोटा सा पॉइंट है 13वां पॉइंट, वो भी देख लेते हैं। ओके, ये है रिलेटेड पार्टीज के लिए। किसके लिए? रिलेटेड पार्टीज के लिए सेक्शन 177 178 काम करता है। whether all transaction with the related parties are in compliance with 177 188 where applicable and the details have been disclosed in the financial statement as required by applicable accounting standards। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी लग रहा है यहाँ पे। 550 रिलेटेड पार्टीज, तो ऑडिटर को 550 के हिसाब से यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को देखना पड़ेगा। समझ आ गया? देख देना ब्रैकेट में 550। ओके, 14 पॉइंट देखना एक बार। whether the company has internal audit system commensurate with the size and nature of the business। कंपनी के पास कोई इंटरनल ऑडिट का सिस्टम है कि नहीं है, किसके हिसाब से? कमेंसुरेट का मतलब होता है विद द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब जैसे यार एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। कमेंसुरेट विद योर साइज मतलब कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी है,
हाँ एग्जैक्टली exactly. वो चीज़ आपके ऊपर मैच करती है कि नहीं करती, आपके साइज और नेचर के हिसाब से मैच करती है कि नहीं करती। तो ये बोलता है कंपनी के पास कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम है कि नहीं है, कंपनी के साइज के हिसाब से। अब जयपुर की एक फर्म को दे दिया, बोले छोटी सी फर्म है, ठीक है, 2 ऑडिटर है बस उसके अंदर, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी को बोल दिया, उसको बोल दिया कि जा रिलायंस की इंटरनल ऑडिट कर ले, कर पाएगी क्या? उनकी ज़िंदगी बीत जाएगी भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें तो बहुत बड़ी टीम लगती है, 20 लोगों की टीम, वो जाके इंटरनल ऑडिट करती है पूरे साल, तब जाके काम होता है। तो वेदर दी कंपनी हैज़ इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसुरेट विद द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है कंपनी के साइज और नेचर के हिसाब से। वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, जो रिपोर्ट आएगी ना इंटरनल ऑडिटर की, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसिडर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, याद आ गया? 610 ही है ना। एक लास्ट और देख ले, वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी, सुनो तो सही, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विद हिम, वेदर द प्रोविजन ऑफ 192, कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है क्या किसी डायरेक्टर वायरेक्टर के साथ में, ठीक है अगर किया है तो डिस्क्लोज कर देना, 192 के हिसाब से होना चाहिए। जैसे डायरेक्टर ने कोई हमें एसेट दे दी, ठीक है, हाँ, लाइक दैट। ओके, चलो कल करते हैं 15 से। नहीं नहीं नहीं, अब सर आ गए यार, क्लास वाइंड अप करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कर ले कि मैं पैसा नहीं दूंगा, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।